पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हम देखेंगे रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस के रूल्स जो हैं वो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 6 तक हैं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ये चारों सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं रूल्स पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, पहले देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 बताता है कि वेजेस की पेमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वेजेस की पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है। इसका पहला सबसेक्शन कहता है एवरी एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज ही एम्प्लॉयज। ओके, सभी एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं सारी वेजेस की पेमेंट करने के लिए, और सभी एम्प्लॉयज़ जितने भी वर्कमैन एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इन एवरी अदर केस, या फिर एम्प्लॉयर नेम्स एनी पर्सन, ओके, ही नॉमिनेट्स समवन, द nominated person will be responsible to the employer, okay, then such person will be responsible for payment। पहला केस था कि एम्प्लॉयर खुद रेस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, और दूसरा है वो किसी आदमी को नॉमिनेट कर देगा। ठीक है, तो वो आदमी रेस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट करने के लिए। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 को अगर जो भी बातें सबसेक्शन 1 के अंदर कही गई हैं उन्हें अगर विद स्टैंड नहीं किया जाए तो एम्प्लॉयर इज़ रेस्पॉन्सिबल इफ़ कॉन्ट्रैक्टर और द डेजिग्नेटेड पर्सन फेल्स टू मेक पेमेंट। जिसको नॉमिनेट किया था या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा या फिर जिसको नॉमिनेट किया था एम्प्लॉयर ने, अगर वो फेल करता है पेमेंट करने के लिए, मतलब कि पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। ये था सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 बताता है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड्स। वेज पीरियड्स मतलब कितने टाइम तक के लिए, कितने दिनों के लिए पेमेंट की जाएगी, कितने दिन के लिए पेमेंट की जाएगी, ये होता है वेज पीरियड। पर्सन रेस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो ऊपर जो था सेक्शन 3, इसमें जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल था या तो वो एम्प्लॉयर होगा या फिर उसके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन होगा। ही मस्ट फिक्स द पीरियड्स कॉल्ड वेज पीरियड्स, के एक हफ्ते का 1 वीक का वेज पीरियड होगा, 1 वीक की पेमेंट एक साथ की जाएगी, या फिर 1 मंथ की पेमेंट एक साथ की जाएगी। ठीक है, वेज पीरियड्स नॉट एक्सीड 1 मंथ। 1 महीने से ज़्यादा का वेज पीरियड नहीं फिक्स किया जा सकता, मैक्सिमम 1 महीना। वरना डेली वेज पेमेंट भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, हाफ मंथली भी हो सकती है, और मैक्सिमम मंथली। ठीक है, अब सेक्शन 5 कहता है टाइम ऑफ वेज पेमेंट। अभी जो पूरा पीरियड था, मान लो 1 महीने की वेज पीरियड है, उस पूरे 1 महीने की पेमेंट एक बार में होनी है, वो कब होगी, तो टाइम बताता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है, उसके अंदर ए कहता है इफ़ एम्प्लॉयड पर्सन लेस देन 1000। अगर किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह में 1000 या 1000 से कम वर्कर्स हैं, तो देन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7th डे फ्रॉम वेज पीरियड लास्ट। अब 1 महीने का अगर वेज पीरियड है तो वेज पीरियड जिस दिन ख़त्म होगा, जो लास्ट दिन, ठीक है, इससे 7 दिन और, ठीक है, इन 7 दिन की एक्सपायरी से पहले पहले पेमेंट करनी है वेज की। फॉर अदर्स, इसका मतलब जहाँ 1000 या 1000 से ज़्यादा हों एम्प्लॉयड पर्सन, वहाँ पे बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे फ्रॉम वेज पीरियड लास्ट। मतलब जिस दिन वेज पीरियड ख़त्म होगा, जैसे 1 महीने का वेज पीरियड है, मंथली वेज पीरियड है, तो 1 महीने के बाद 10 दिन तक उसकी एक्सपायरी, 10वें दिन की एक्सपायरी से पहले पहले पेमेंट करनी होगी। इफ़ टर्मिनेटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे फ्रॉम टर्मिनेशन डेट। अगर किसी को टर्मिनेट किया जाता है, सर्विस से निकाला जाता है, तो जिस दिन उसे निकाला गया है उसके 2 दिन बाद तक, मतलब कि उसके 2 दिन, जो 2 दिन गिने जाएंगे वो वर्किंग डेज होंगे, हॉलीडेज इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 2 वर्किंग डेज
कि सेकंड वर्किंग डे की एक्सपायरी से पहले पहले पेमेंट करनी है उसकी वेजेस की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन एग्जाम पर्सन रेस्पॉन्सिबल, कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट जो है एग्जाम्प्ट भी कर सकती है इन कंडीशंस को। एम्प्लॉयर और द पर्सन रेस्पॉन्सिबल मस्ट एंश्योर दैट द वेजेस आर पेड ऑन वर्किंग डेज। पेमेंट जो होगी वेजेस की वो वर्किंग डेज में होगी। ये चीज़ इंश्योर करेगा कौन? एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? पेमेंट ऑफ वेजेस मस्ट बी इन करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स। ओके, पेमेंट शुड बी इन करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स, नॉट इन काइंड। नॉट इन काइंड मतलब किसी गुड्स और सर्विसेज में पेमेंट नहीं होनी चाहिए कि वर्कर्स ने काम किया उन्हें कैश मतलब करेंसी नोट्स या करेंसी कॉइन्स की बजाय वह कुछ गुड्स वगैरह दे रहे हैं, उन्हें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं, कैश या करेंसी नोट्स या करेंसी कॉइन्स में ही होगी। और यह क्या कहते हैं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के भी थ्रू एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में भेजा जा सकता है, लेकिन उससे पहले एम्प्लॉय की रिटन ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर टेकिंग रिटन ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय द पेमेंट कैन बी मेड थ्रू चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, इन दो तरीके से ही पेमेंट की जा सकती है वेजेस की। इन काइंड नहीं कर सकते, मतलब गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं हम डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस। वेजेस में से किस किस तरह के डिडक्शंस किए जा सकते हैं। डिडक्शंस का मीनिंग होता है, डिडक्शंस मीन्स एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। वेजेस वगैरह जो दी जा रही थी वो एम्प्लॉयर द्वारा दी जा रही थी एम्प्लॉय को। ठीक है, अब डिडक्शन जो होती हैं वो एम्प्लॉय द्वारा दी जाती हैं एम्प्लॉयर को। ये तो इसका टेक्निकल मीनिंग हो गया। इन ओनली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग हो रही हों उनको ही डिडक्शंस में गिना जाएगा। इन एक्चुअली ये एम्प्लॉय जो है पेमेंट नहीं करता है, एम्प्लॉयर जो है खुद ही डिडक्ट कर लेता है उसकी सैलरी वगैरह वेजेस में से। इस तरह से वह एम्प्लॉय से पैसे ले लेता है कि उसकी सैलरी में से ही डिडक्ट कर लिए पैसे, ऐसे डिडक्शन किया जाता है। डिडक्शंस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी? इंक्रीमेंट, स्टॉप, अगर कोई चीज़ इंक्रीमेंट हो रही हो उसे स्टॉप कर दिया गया हो, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट को, उसके प्रमोशन को स्टॉप कर दिया हो, ये भी डिडक्शन में नहीं माना जाएगा। अगर लैक ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस की लैक के कारण इंड्यूसमेंट को स्टॉप कर दिया गया हो, या फिर किसी को डिमोट कर दिया गया हो, या फिर किसी को सस्पेंड कर दिया गया हो, तो ये सब डिडक्शंस में नहीं आएंगे। एक्सेप्टेबल डिडक्शंस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ डिडक्शंस में आएंगी? फाइन्स वगैरह डिडक्शंस में आते हैं अगर वह एंडोर्स किए जाएं स्टेट गवर्नमेंट या रिकमेंडेड अथॉरिटी द्वारा, उनके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएं कि हाँ ये फाइन्स ठीक हैं। ऑब्जर्व गाइडलाइंस, फाइन्स लगाते समय गाइडलाइंस वगैरह का पालन किया जाना चाहिए। फ्रॉम एब्सेंस, फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर कोई ड्यूटी से एब्सेंट है तो तब भी डिडक्शन किया जा सकता है। या फिर प्रेजेंट ऑन वर्क स्पॉट बट नॉट वर्किंग विदाउट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, हालांकि वह वर्क स्पॉट पर आया हुआ है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है और इसका कोई उचित कारण भी नहीं बता रहा है, तब भी उसकी सैलरी या वेजेस में से डिडक्शन किया जा सकता है। फॉर डैमेजेस और लॉस, अगर कोई नुकसान होता है एम्प्लॉय द्वारा, वर्कमैन द्वारा, तो उसकी सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह से डिडक्शन किया जा सकता है। द एम्प्लॉय और वर्कमैन शुड बी गिवन चांस टू क्लैरिफाई द कॉज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्म, हालांकि उसको चांस मिलना चाहिए अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने के लिए और बताने के लिए कि क्या कारण था कॉज का और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एम्प्लॉयर शुड रिकॉर्ड इन रजिस्टर, ये डैमेजेस और लॉस जो हुए थे और इसके कारण जो डिडक्शन किए थे उसको एम्प्लॉयर को अपने रजिस्टर में ये सब रिकॉर्ड में रखना चाहिए। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू हिज नेगलेक्ट और डिफॉल्ट, ये डैमेजेस और लॉस वर्कमैन या एम्प्लॉयर के नेगलेक्ट या डिफ़ॉल्ट के द्वारा ही होनी चाहिए। अगर उसका कोई दोष था तभी वो उसके सैलरी में से डिडक्ट कर सकते हैं, अगर उसका दोष नहीं था, उसका नेगलेक्ट नहीं था या फिर उसके डिफ़ॉल्ट के कारण नहीं हुआ, तब उसकी सैलरी में से डिडक्शन नहीं किया जा सकता। फॉर सर्विसेज लाइक हाउस अकोमोडेशन, एम्यूनिटीज़,
अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है, दूसरी तरह के एमिनिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके लिए भी वह डिडक्शन कर सकता है। फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस लाइक एडवांस पेमेंट और ओवर पेमेंट, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, वर्कमैन को एडवांस पेमेंट की हुई है या फिर ओवर पेमेंट कर दी है, तो उसकी रिकवरी के लिए भी डिडक्शन कर सकते हैं। फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांट, अगर कोई लोन ग्रांट किया हुआ है तो भी सैलरी में से वो डिडक्ट कर सकते हैं। फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोविडेंट फंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पेमेंट करने के लिए और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो करनी है इंश्योरेंस स्कीम में या फिर प्रोविडेंट फंड में, जो एम्प्लॉय की या वर्कमैन की कंट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉयर खुद ही काट के प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस स्कीम में खुद ही सबमिट कर देगा। एम्प्लॉय को या वर्कमैन को खुद करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर खुद ही डिडक्ट करके उनका कंट्रीब्यूशन सबमिट कर देता है। फॉर पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन कोर्ट ऑर्डर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर, अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस वर्कमैन या एम्प्लॉयर की सैलरी में से डिडक्शन किया जाए, तो उस ऑर्डर का पालन करते हुए एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से डिडक्शन कर देगा। तो ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एक क्विक समरी देखते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, रूल्स क्या क्या है पेमेंट ऑफ वेजेस के। ये रूल्स सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पेमेंट करने की वेजेस की, हर एम्प्लॉयर की है सभी वेजेस के लिए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो उसने एम्प्लॉय कर रखे हैं उनको पेमेंट करने के लिए वह एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल है। और बाकी अलग केसेस में एम्प्लॉयर जो है किसी को नॉमिनेट कर देगा, वह आदमी एम्प्लॉयर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, और वो क्या कहते हैं, वह आदमी रेस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए भी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सबसेक्शन 1 में कोई अगर विद स्टैंड ना किया जाए तो एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल होगा अगर कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो नॉमिनेटेड या डेजिग्नेटेड पर्सन था वह पेमेंट नहीं करता है, इफ़ ही फेल्स टू मेक पेमेंट। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 बताता है वेज पीरियड कैसे फिक्स किए जाएंगे। मान लो कितना टोटल पीरियड होना चाहिए जिसका एक साथ पेमेंट किया जाए, डेली पेमेंट की जाए या फिर वीकली पेमेंट की जाए, मतलब एक वीक की पूरी एक साथ पेमेंट की जाए या फिर पूरे एक मंथ की एक साथ पेमेंट की जाए। तो पर्सन रेस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 3, ऊपर जो सेक्शन 3 था उसके अंदर जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल था, एम्प्लॉयर या फिर उसके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन, वो फिक्स करेगा वेज पीरियड्स। ओके, ही मस्ट फिक्स पीरियड्स कॉल्ड वेज पीरियड्स। वेज पीरियड्स कैन नॉट एक्सीड 1 मंथ, एक मंथ से ज़्यादा वेज पीरियड नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ वेज पीरियड, वेज पेमेंट, वेज की पेमेंट कब होगी, सबसेक्शन 1 के अंडर कहता है अगर इंडस्ट्री या फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा, 1000 से कम अगर एम्प्लॉयड पर्सनस हैं तो वेज पीरियड एक्सपायर होने के 7 दिन बाद तक उसके अंदर अंदर 7th डे की एक्सपायरी से पहले पहले वेज पेमेंट होनी चाहिए। दूसरी जो है फैक्ट्री या इंडस्ट्री जहाँ पे 1000 या 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, वहाँ पे वेज पीरियड एक्सपायर होने के 10 दिन बाद तक क्या कहते हैं, मतलब कि 10वां दिन जब एक्सपायर होगा उससे पहले पहले वेज पेमेंट करनी है। अगर कोई टर्मिनेट किया जाता है तो उसके टर्मिनेशन डेट के 2 दिन बाद, मतलब कि 2nd डे के एक्सपायरी तक उससे पहले पहले वेज पेमेंट करनी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी पर्सन को, रेस्पॉन्सिबल पर्सन को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। एम्प्लॉयर और पर्सन रेस्पॉन्सिबल जो है वह इंश्योर करेगा कि वेजेस वर्किंग डेज पे पेड की जा रही हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है पेमेंट जो होगी वेजेस की वो करेंसी नोट्स या करेंसी कॉइन्स में होगी या फिर चेक और ड्राफ्ट के थ्रू एम्प्लॉय के अकाउंट में भी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी की जा सकती है अगर एम्प्लॉयज़ की ऑथराइजेशन देता है। इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं होगी, नॉट इन काइंड, मतलब गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में नहीं होगी पेमेंट। डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस, डिडक्शंस का टेक्निकल मीनिंग क्या है, टेक्निकल मीनिंग ये है कि एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। वेजेस तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा था, यहाँ पे एम्प्लॉय डिडक्शंस एम्प्लॉयर को दे रहा है। और प्रैक्टिकल जो होता है रियलिटी में जो है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी या वेजेस में से ही डिडक्शंस को काट लेता है। जो डिडक्शन किए जाएंगे ओनली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ डिडक्शंस में इंक्लूड नहीं होती, इंक्रीमेंट अगर स्टॉप कर दिया गया हो, प्रमोशन स्टॉप कर दिया गया हो, इंड्यूसमेंट स्टॉप कर दिया गया हो, या फिर पर्सन को डिमोट कर दिया गया हो, उस कारण उसकी सैलरी कम हो गई हो, वेजेस कम हो गए या सस्पेंड कर दिया गया हो, तो ये डिडक्शंस में नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। एक्सेप्टेबल डिडक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे फाइन्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट या रिकमेंडेड अथॉरिटी एंडोर्स करे,
और इसके लिए गाइडलाइंस को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। अगर कोई ड्यूटी से एब्सेंट है तब भी डिडक्शन किया जा सकता है उसकी सैलरी या वेजेस में से। अगर कोई ऑन द स्पॉट वर्क स्पॉट पे प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं कर रहा है बिना उचित कारण दिए, तब भी उसकी सैलरी या वेजेस में से डिडक्शंस काट लिए जा सकते हैं। अगर कोई डैमेज कर देता है या लॉस कर देता है वर्कमैन या एम्प्लॉय, तो हालांकि उसे चांस देना चाहिए अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने का कि कैसे और क्या कारण था जिसके कारण हार्म हुआ या डैमेज हुआ, और ये चीज़ें एम्प्लॉयर जो है अपने रिकॉर्ड में अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड रखेगा। हालांकि ये डैमेज और लॉस जो हैं ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए, उसके नेगलेक्ट या डिफ़ॉल्ट से। ये एम्प्लॉय की ही गलती होनी चाहिए, किसी और की गलती नहीं होनी चाहिए। और डिडक्शंस काट लिए जा सकते हैं अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज़ को हाउस अकोमोडेशन या दूसरी अम्यूनिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। अगर कोई एडवांस दे दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, जैसे एडवांस पेमेंट या ओवर पेमेंट, तब भी उसकी रिकवरी के लिए भी डिडक्शंस कर सकता है वेजेज या सैलरी में से। अगर उसने लोन ग्रांट किया है उसके लिए भी डिडक्शन कर सकता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस स्कीम और पीएफ वगैरह इनमें पेमेंट करना है तो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं एम्प्लॉयर उसकी सैलरी या वेजेस में से ही काट के और क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह में पे कर सकता है। फॉर पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन कोर्ट ऑर्डर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर। अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई ऑर्डर देती है कि इस एम्प्लॉय या वर्कमैन की वेजेज या सैलरी में से इतना पोर्शन काट लिया जाए, तो उसका भी पालन करते हुए एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से या वेजेस में से उतना डिडक्शन कर लेगा। तो ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। रिवीजन के लिए अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए आपको लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ की, तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अगली वीडियो में।